तो कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज के कंपाउंड से। सभी अपना कॉलेज ख़त्म करके एक एक करके बाहर आ रहे थे और सबसे आखिर में संजना अपने कुछ दोस्तों के साथ बात करते करते कॉलेज के कंपाउंड में आ पहुंचती है। संजना जैसे ही कॉलेज के कंपाउंड में एंटर करती है, सारे लड़कों की नज़र बस उसी पे ही टिक जाती है और उनमें से एक लड़का बोल पड़ता है, अबे भाई, इतनी खूबसूरत लड़की कौन है भाई ये? उसका दोस्त जवाब देते हुए बोलता है, अबे इसका नाम संजना है, ये पिछले 1-2 महीने से हमारे कॉलेज में आ रही है। शट यार, मैंने देर कर दी। अच्छा तू ये बता, अभी तक इसके पीछे कितने लड़के पड़े हैं? भाई एक भी नहीं, रॉकी चौंकते हुए। क्या? क्या नहीं? हाँ, और मैं तो बोलता हूँ तू भी उसके पीछे मत जा। रॉकी, लेकिन क्यों? वो बहुत ही मिस्टीरियस और ख़तरनाक लड़की है। पिछले हफ्ते ही एक लड़का उसे प्रपोज करने के लिए गया था और उसके ठीक अगले दिन वो बेहोश की हालत में कॉलेज के कंपाउंड में पड़ा मिला। और हाँ, और एक बात, संजना एक ऐसी लड़की है कि वो किसी के कितना कहने पर भी नहीं रुकती। चाहे कॉलेज का कोई फेस्टिवल हो या फिर किसी का बर्थडे पार्टी, वो शाम होते ही चली जाती है और पूरे कॉलेज को नहीं पता कि वो शाम होते ही कहाँ जाती है और उसका घर कहाँ पे है। रॉकी, अच्छा, इतनी सुंदर लड़की और इतनी मिस्टीरियस। भाई ऐसी एक बंदी तो चाहिए थी अपने लाइफ में। देख, लाइफ में एक्साइटमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। इसको तो मैं ही पटा के दिखाऊंगा। और हाँ, मैं जा रहा हूँ संजना को प्रपोज करने और तेरा भाई झंडे गाड़ के ही आएगा। इतना बोलते ही रॉकी झट से अपना बैग उठाता है और बहुत सारी खुशी और ढेर सारा दिल में आस लिए हुए चला जाता है संजना के पीछे पीछे। लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो जिस राह पे चल रहा है उस राह पे उसके लिए एक खतरनाक और डरावना मंजर घात लगाए बैठा है। आखिर क्या होगा रॉकी के साथ? उसके अगले दिन कैंटीन में संजना अकेली एक टेबल पे बैठ के कुछ सोच रही होती है और तभी अचानक से पीछे से संजना के ऊपर किसी ने हाथ रख दिया। संजना चौंक जाती है और पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे उसकी दोस्त सीमा खड़ी थी। संजना एक गहरी सांस भरते हुए बोलती है, अरे यार, तूने तो मुझे डरा ही दिया। सीमा थोड़ी सी मुस्कुराती है और बोलती है, क्यों, मजा आया? तू इतनी बदमाशी क्यों करती है सीमा? इससे पहले कि संजना कुछ बोल पाती, सीमा बोल पड़ती है, और हाँ, तू मुझसे कुछ बोले इससे पहले मैं तुझे बता दूं कि मैं तुझसे नाराज हूँ। संजना, अरे अब मैंने क्या किया? सीमा, अच्छा, मैंने क्या किया? जैसे कि तुझे कुछ भी नहीं पता। कल शाम फिर से तू हमारे साथ पार्टी करने के लिए नहीं रुका। अरे यार, आखिर तुझे घर इतनी जल्दी क्यों जाना होता है? संजना, अरे मेरी माँ वैसा कुछ भी नहीं है, बस मम्मी पापा ने बोला है कि शाम होते ही घर आ जाना। और तुझे तो पता है कि मुझे लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है। सीमा, यार कितनी बोरिंग है यार तू। ये ना तेरा रोज का नाटक हो गया है। और हाँ, कल से याद आया, कल तुझे प्रपोज करने के लिए रॉकी आया था ना? संजना थोड़ा सा मुंह बनाते हुए, वो क्यों आ गया मुझे प्रपोज करने? वैसे भी मैंने कल उसे जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। तभी सीमा आदित्य को कैंटीन की तरफ आते हुए देख जल्दी से अपना बाल संवारते हुए संजना से पूछती है, संजना, देखना मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? जल्दी बता यार, मेरा आदित्य यहीं आ रहा है। संजना, अरे मेरी पगली, तू जैसी भी है वैसी बहुत खूबसूरत लगती है। तुझे कोई भी सजावट और श्रृंगार की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ ये तेरा आदित्य, पता नहीं इसमें ऐसा क्या है, कॉलेज की हर दूसरी लड़की इसकी दीवानी बनती घूम रही है। सीमा थोड़ा सा इतराते हुए बोलती है, यार मेरा आदित्य है ही कुछ ऐसा। संजना बस उसे आंखें फाड़कर देखती रह जाती है। तब तक आदित्य उनके पास आ गया और गुस्से में टेबल के ऊपर अपना हाथ पटकते हुए बोला, मेरा दोस्त रॉकी कहाँ है? संजना थोड़ी सी घबराते हुए बोली,
मुझे कैसे पता कि तुम्हारा दोस्त रॉकी कहाँ है? आदित्य गुस्से में बोला। तुम्हें नहीं पता तो और किसे पता है? जब से वो तुम्हें प्रपोज करने के लिए गया तब से उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। सच सच बताओ, क्या क्या तुमने मेरे दोस्त के साथ? इससे पहले कि संजना कुछ बोल पाती, एक प्यून आके संजना से बोलता है, संजना, आपको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया अभी, चलिए मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस चलिए। संजना बिना किसी देरी के तुरंत टेबल के ऊपर से अपना बैग उठाती है और सीमा से बोलती है, सीमा तू रुक, मैं जस्ट अभी आई। और इतना बोल के पियून के पीछे पीछे प्रिंसिपल के ऑफिस चली जाती है। और दूसरी तरफ आदित्य गुस्से में संजना के पीछे पीछे वो भी प्रिंसिपल के ऑफिस चला जाता है। संजना प्रिंसिपल रूम का दरवाजा खटखटाते हुए बोली, मैम मैं कम इन? अंदर से प्रिंसिपल मैडम ने बोला, यस संजना कम इन। संजना जैसे ही प्रिंसिपल के ऑफिस में एंटर करती, वो देखती है सामने प्रिंसिपल मैम बैठी है और उनके चेहरे से टेंशन साफ साफ झलक रही है। और उनके ठीक अपोजिट एक अधेड़ उम्र के आदमी बैठे हैं और उनके बगल में एक पुलिस ऑफिसर और दो हवलदार खड़े हैं। और वो अधेड़ उम्र के आदमी पुलिस ऑफिसर से बात करते करते रोने लगते हैं और पुलिस ऑफिसर उनको दिलासा देते हुए बोलते हैं, अरे अरे मिस्टर अनादि राय, आप रोइए मत, आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा, मैं आपके बेटे को सही सलामत वापस लेके आऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अनादि राय रोते हुए बोले, ऑफिसर मैं तो अपने आप को कैसे भी करके संभाल लूंगा, लेकिन रॉकी के माँ को कौन संभालेगा? अभी तक तो उसका रो रो के बुरा हाल हो गया होगा। प्लीज ऑफिसर, मेरे बेटे को जल्द से जल्द ढूंढ के लाइए ऑफिसर, प्लीज ऑफिसर प्लीज। ये बोलते ही अनादि राय दोबारा से रोने लगे। ये सब सुनने के बाद ऑफिसर की नजर संजना पे पड़ी। ऑफिसर ने संजना को देखते ही बिना किसी देरी के सीधा सवाल पूछा, हाँ तो मिस संजना, मेरा नाम है ऑफिसर श्रीनिवास, मैं मिस्टर रॉकी रॉय के मिसिंग के केस के सिलसिले में आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ही पता है कि रॉकी इस वक्त कहाँ है या फिर उसके साथ क्या हुआ है। सो इसीलिए आप अगर सही सही बता दें कि रॉकी इस वक्त कहाँ है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये सुनते ही संजना थोड़ी सी घबरा गई और घबराते हुए बोली, नहीं सर, मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, मुझे रॉकी के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी अनादि राय संजना के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोले, बेटा प्लीज प्लीज बता दो मेरा बेटा कहाँ है, वो जिंदा तो है ना? इतना बोलते ही अनादि राय दोबारा से रोने लगा। और तभी अचानक से संजना ने खिड़की के बाहर से किसी को तेजी से जाते हुए देखा। वो थोड़ी देर के लिए घबरा गई, लेकिन उसने रॉकी के पापा को बोला, नहीं अंकल, मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैं रॉकी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तभी आदित्य बीच में बोल पड़ता है, नहीं सर, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैं रॉकी को अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो कल जाते हुए मुझे मिला था, वो बोल रहा था कि मैं आज संजना को प्रपोज करने के लिए जा रहा हूँ। वो कल बहुत ही खुश था, मैंने कल उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी एक बात नहीं सुना और फिर बाद में मैंने उसे संजना के पीछे पीछे जाते हुए भी देखा था। इतना सुनते ही श्रीनिवास अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और संजना का चक्कर लगाते हुए बोला, अगर तुम्हें रॉकी के बारे में कुछ भी नहीं पता तो ये तुम्हारा आईडी कार्ड ठीक उसी जगह से कैसे मिला जिस जगह से हमें पहले रॉकी का आईडी कार्ड मिला? ये सुनते ही संजना घबरा गई और हिचकिचाते हुए बोली, सर मेरा आईडी कार्ड तो कल सुबह से ही गायब है और मैंने तो डुप्लीकेट आईडी के लिए ऑफिस में फीस भी जमा कर दिया है, ये देखिए मेरे पास स्लिप भी है। ये बोलते ही संजना अपने बैग से निकाल के स्लिप दिखाती है और श्रीनिवास उस स्लिप में बहुत ही बारीकी से डेट और टाइम चेक करते हैं। श्रीनिवास स्लिप देखने के बाद बड़े ही सख्ती से बोलते हैं, देखो लड़की, तुम इस शहर में नई आई हो और तुम्हारे आने के कुछ ही महीनों के अंदर ही एक लड़का इस कॉलेज से गायब हो चुका है और एक लड़का तो बेहोश की हालत में कॉलेज के कंपाउंड में पड़ा मिला था। और ये दोनों ही केस में एक ही चीज कॉमन है कि ये दोनों ही लड़के तुम्हें ही प्रपोज करने के लिए गए थे। इतना सब कुछ सुनने के बाद संजना की नजर दोबारा से खिड़की पे पड़ी और उसने देखा कि खिड़की में से बाहर एक लाल और बड़ी ही डरावनी आंखें रूम के अंदर झांक रही। संजना ने इस बार भी उसको अनदेखा करते हुए और ऑफिसर को भरोसा देते हुए बोली, सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी वजह से आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा
ऑफिसर श्रीनिवास, फिलहाल तो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि ये मेरा शहर है और मैं अपने शहर में किसी को कुछ भी गलत काम करने नहीं दूंगा। लेकिन अगर हमें तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत मिला और अगर रॉकी के गायब होने के पीछे तुम्हारा हाथ निकला तो यह श्रीनिवास तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। संजना बस नजरें झुका के चुप रही। श्रीनिवास संजना को घूरते हुए फिर प्रिंसिपल मैम को थैंक यू बोल के अनादि राय को लेके ऑफिस से चला जाता है और प्रिंसिपल मैम संजना और आदित्य को जाने के लिए बोलती है। आदित्य प्रिंसिपल रूम से वापस आने के बाद अपने क्लासरूम में बैठ के कुछ सोच रहा होता है कि तभी उसका दोस्त दीपक उसके पास आके उससे बोलने लगता है। अरे आदित्य, तू यहाँ अकेले बैठ के क्या सोच रहा है? आदित्य थोड़ा सा गंभीर होके बोलता है, यार मैं बस रॉकी के मिसिंग होने को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ और मुझे ये पक्का यकीन है कि इस सब के पीछे उस संजना का ही हाथ है। दीपक, यार वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि वो खूबसूरत के साथ मिस्टीरियस भी है। पिछले हफ्ते एक लड़का उसे प्रपोज करने के लिए गया था, फिर अगले दिन वो बेहोशी की हालत में कॉलेज के कंपाउंड में पड़ा मिला। वो 5 दिन तक हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद अचानक से वो शहर छोड़ के ही भाग गया। इसीलिए मेरी बात मान, उसका पीछा छोड़ दे। आदित्य कुछ सोचते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो इस बार मैं जाऊंगा संजना को प्रपोज करने। दीपक, अबे तू पागल हो गया है? ये जानते हुए भी वहाँ खतरा है, तू फिर भी जाएगा प्रपोज करने? आदित्य, हाँ मैं जाऊंगा, मैं भी तो देखूं वो मुझे कैसे गायब करती है। आदित्य ये बोलकर वहाँ से चला जाता और दीपक बस उसे हैरानी से देखता रह जाता है। और दूसरी तरफ संजना किसी पुराने घर के एक खुफिया रूम में एंटर करती है जहाँ पर रॉकी पहले से ही मौजूद होता है। रॉकी बहुत ही डरा हुआ होता है। संजना रॉकी से पूछती है, रॉकी तुम्हारी तबीयत कैसी है अभी? रॉकी डरते हुए बोला, संजना तुम आ गई। संजना, मुझे लगता है मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। मुझे मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, खासकर माँ की। मेरे माँ का तो रो रो के बुरा हाल हो गया होगा और दोनों ही बहुत परेशान होंगे। संजना ने रॉकी को बोला, नहीं रॉकी, इस हालत में तुम्हारा घर जाना ठीक नहीं होगा। प्लीज तुम कुछ दिनों के लिए ये शहर छोड़ के चले जाओ और किसी को मत बताना कि तुम कहाँ हो। रॉकी, नहीं, मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। संजना ने रॉकी से कहा, रॉकी तुम बात समझते क्यों नहीं? अगर तुमने अपने घर वालों से मिलने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। सो प्लीज मेरी बात मानो और जल्दी से ये शहर छोड़ के कहीं दूर चले जाओ। मैं तुम्हें यहाँ पर ज्यादा दिन तक छुपा के नहीं रख सकता, वो तुम्हें यहाँ पर कभी भी ढूंढ सकते हैं। और बात रही तुम्हारे मम्मी पापा की, तुम उनको कहीं से भी कॉल करके बता देना कि तुम ठीक हो, लेकिन याद रहे यह नहीं बताना कि तुम कहाँ हो। रॉकी संजना की बात मान गया और संजना ने रॉकी को सही सलामत जाते हुए देखा और उसके बाद वो वहां से अपने घर की तरफ चली गई। तब तक आदित्य संजना का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गया। उसने सीधा दीवार फांदकर अंदर घुस गया। उसने देखा कि संजना के घर की एक खिड़की खुली हुई थी। आदित्य यह देखते ही अपने आसपास देखा और सीधा खिड़की के पास चला गया। वो खिड़की के पास पहुंचते ही उसने खिड़की में से झांककर देखने की कोशिश की। उसने जैसे ही खिड़की में से झांककर देखा, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और डर उसके चेहरे से साफ साफ दिख रही थी। उसके माथे पे पसीना आ चुका था। वो तुरंत पीछे हट गया और सीधा दीवार फांद के बाहर निकल और वो सीधा अपने घर की तरफ भागा। रास्ते में उसके आंखों के सामने बस वही सब आ रहा था। रास्ते भर उसके दिमाग में वो छवि बार बार आ रही थी। वो नहीं रुका बल्कि तेजी से भागे अपने घर तक चला गया। आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया था? क्या था उस रूम में ऐसा? आदित्य ने संजना का ऐसा कौन सा रूप देख लिया था? इसे देखते ही आदित्य को डर के मारे अपने घर जाना पड़ा। आखिर कौन है संजना?